Good morning student. Today we discuss about the reflecting type telescope और आज फाइनली रे ऑप्टिक्स के लास्ट लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। शुक्र है, थैंक गॉड कि रे ऑप्टिक्स कंप्लीट होगी, क्योंकि बहुत लेक्चर इसके ऊपर बन चुके हैं और शायद ही इतना लंबा कोई आपका चैप्टर हो। तो आज फाइनली करने वाले हैं बेटे लास्ट लेक्चर है रे ऑप्टिक्स का, और इसके अंदर आप करेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बारे में। पहले किए थे रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जिसके अंदर अपन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज करेंगे बेटे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर दो टाइप्स मैंने आपको बताई थी, न्यूटोनियन टेलीस्कोप और कैसीग्रेनियन या फिर आप कैसीग्रेन बोल सकते हो। और थर्ड इसके अंदर लास्ट जो एक टॉपिक रहेगा वो रहेगा एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप ओवर रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं बेटे, तो वन बाय वन सभी को करते हैं। तो फर्स्ट आते हैं न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के ऊपर। तो न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या था? न्यूटन ने इन्वेंशन किया था बेटे रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप सबसे पहले। तो इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं और साथ साथ आप नोट्स बनाते जाना, समझते जाना, क्योंकि ये टोटली थियोरेटिकल पोर्शन है। इसके अंदर कोई डेरिवेशन नहीं है जैसे अपन ने रिफ्रैक्टिंग वाले टेलीस्कोप के अंदर करी थी। तो सबसे पहले तो क्या किया बेटे न्यूटन ने, एक कॉनकेव मिरर लिया, ये जिसकी फोकल लेंथ भी क्या है, लार्ज अपर्चर का है और लार्ज फोकल लेंथ का है। मैंने इसके बारे में सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लिख लेना, ठीक है। तो इसको समझ लो पहले। अच्छा, क्या किया हुआ है कि एक लार्ज अपर्चर के अंदर लार्ज फोकल लेंथ का एक कॉनकेव मिरर लेता है, जिसको आप ऑब्जेक्टिव कॉनकेव मिरर लेते हो। वहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस होता था, अब ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कॉनकेव मिरर लिया उसने। अच्छा, क्या हुआ कि जैसे ही डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से ये पैरेलल लाइट बीम आ रही है, ये पैरेलल लाइट बीम आ रही है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, तो जैसे ही इसके साथ ये क्या करेंगे, ये मिरर है, मिरर क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करवाएगा। तो जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है बेटे, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर से आ रही है, तो प्रिंसिपल फोकस के पर मिलने से पहले ही क्या किया हुआ है, बिफोर गोइंग टू इंटरसेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस, एक प्लेन मिरर को बीच में रख दिया। इधर से ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होके आई, एट द एंगल ऑफ 45 एक प्लेन मिरर को यहाँ पर रिफ्लेक्ट इस वे के अंदर इंक्लाइंड सरफेस के अंदर यहाँ पर रख दिया गया बेटे। क्या हुआ कि जैसे ये रिफ्लेक्ट होके आई इस तरफ, तो प्लेन मिरर पे आएगी, तो प्लेन मिरर उसको फिर से रिफ्लेक्ट करवा देगा, है ना। ये रिफ्लेक्ट होके आई तो प्लेन मिरर ने इसको भी रिफ्लेक्ट करवा दिया, तो ये दोनों रिफ्लेक्ट होके इस वे के अंदर आ रही है, और यहाँ पर क्या रख दिया, आई पीस रख दिया बेटे, ठीक है। और आई पीस से उसकी फाइनल जो है वो इमेज फॉर्म होती है। तो आई थिंक ये कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई होगी। इसी को ही लिखना है बेटे, बिल्कुल सिंपल से है ये। तो मैंने क्या लिखा है इसके बारे में, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज कॉनकेव मिरर, ये लार्ज कॉनकेव मिरर है, ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, किससे बना होता है, मेड ऑफ अलॉय कॉपर एंड टिन का बना हुआ है, कॉपर एंड टिन का। अ बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये बीम आ रही है बेटे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, इज इंसिडेंट ऑन द ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव को क्या चीज अपने पास, ऑब्जेक्टिव कॉनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेंगी। बिफोर द रे फोकस डेट एफ पर फोकस करने से पहले बेटे क्या किया हुआ अपन ने, ए प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट 45, एक 45 के एंगल पे एक प्लेन मिरर को इंक्लाइंड किया गया यहाँ पर, इंटरसेप्ट देम एंड टर्न। हाँ जी, लिख लिया यहां तक, तो मैं थोड़ा आगे लिख देता हूं बेटे इसके बाद, एंड टर्न देम टुवर्ड द आई पीस, टुवर्ड द आई पीस, टर्न किस तरफ करता है बेटे, आई पीस की तरफ, विच placed perpendicular to the axis of telescope, जो क्या रखा हुआ था बेटे, आई पीस इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा गया, ठीक है बेटे। एंड आई पीस जो है, एंड फाइनली आई पीस फॉर्म, हाँ जी, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज of
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या करेगा, मैग्नीफाइड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाई इमेज अपने को फाइनली फॉर्म करके देगा बेटे। ये तो राइट कर लो बेटे आप। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की है, दैट इज कैसिग्रेन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के ऊपर। तो कैसिग्रेन के अंदर क्या किया हुआ बेटे, किस टाइप का सेटअप लिया गया था, एक लार्ज कॉनकेव पैराबोलॉइडल जो ऑब्जेक्टिव कॉनकेव मिरर को लिया गया। पैराबोलॉइडल मीन क्या होता है, पैराबोलिक शेप का जो हो, और इसकी पैराबोलिक शेप लेने के पीछे रीजन क्या था, ये मैंने आपको एक स्फेरिकल एब्रेशन के बारे में एक्सप्लेन किया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, जाके देखना बेटे आप। और आगे भी मैं आपको बताने भी वाला हूँ, वैसे जब आप एडवांटेजेस देखेंगे अपन तो मैं आप इस चीज़ को और क्लियर करूँगा वहाँ पर। तो ये पैराबोलॉइडल जो शेप ली हुई है, इसकी पैराबोलॉइडल जो शेप ली हुई है, तो इसकी वजह से एक मैं बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। तो एक स्फेरिकल एब्रेशन यहाँ पर होता है बेटे, उसको रिमूव करने के लिए ये जो शेप ली जाती है पैराबोलॉइडल जो शेप ली जाती है कॉनकेव मिरर की, तो ये कॉनकेव मिरर लिया हुआ है बेटे। और जैसे ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की जो वहाँ से आ रही है लाइट रेज आती हैं बेटे, तो जैसे ही इसके साथ रिफ्लेक्ट होकर वापस जाने लगेगी, फोकस पर मिलने से पहले क्या किया हुआ है, एक सेकेंडरी कॉन्वेक्स लेंस लिया गया बेटे, जो क्या करेगा, इन लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करवा देगा। और सेकंड थिंग ये कि जो ये पैराबोलॉइडल जो अपने कॉनकेव मिरर लिया है, इसके मिडल के अंदर होल होता है यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ये रिफ्लेक्ट होके इस तरफ गई और ये रिफ्लेक्ट होके इस तरफ गई, तो दोनों एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं बेटे, और फाइनली इमेज फॉर्म होती है। इस इमेज को फिर यहाँ पर आई पीस रखा जाता है उसके बिल्कुल सामने, तो आई पीस के थ्रू इस फाइनल इमेज को, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की फाइनल इमेज को यहाँ पर देखा जाता है बेटे आई पीस के थ्रू, ठीक है। तो फिर से इस चीज़ को मैंने लिखा भी हुआ है, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ फिर से, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, इट कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज पैराबोलॉइडल मिरर। ये लार्ज पैराबोलॉइडल जो अपन ने मिरर लिया हुआ कॉनकेव मिरर, हैविंग ए होल इन इट्स सेंटर। तो इसके सेंटर के अंदर क्या किया हुआ है, एक छोटा सा होल होता है बेटे। देयर इज अ स्मॉल कॉन्वेक्स लेंस नियर द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव मिरर। जो ये ऑब्जेक्टिव मिरर के बिल्कुल फोकस के पास है कॉन्वेक्स, सॉरी ये लेंस नहीं है बेटे, ये मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर नियर द फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव मिरर। द आई पीस इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। इस आई पीस को कहाँ रखा गया, इस टेलीस्कोप की एक्सिस पर रखा गया। द पैरेलल रेज फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड बाय कॉनकेव मिरर। जो ये पैरेलल रेज आ रही है, इनको कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये प्लेन मिरर जो सामने रखा हुआ है। बिफोर दीज रेज कम टू फोकस एफ पर मिलने से पहले ही अपने क्या किया, एक कॉन्वेक्स मिरर को रख दिया गया। देर आर रिफ्लेक्टेड बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड फाइनली द इमेज फॉर्म डेट आई। और ये क्या करेगा बेटे, लाइट को फिर से क्या करवा देगा, रिफ्लेक्ट करवा देगा, और फाइनली इमेज जो है वो आई पे फॉर्म होगी, जिसको क्या किया जाता है बेटे, व्यूज थ्रू द आई पीस के थ्रू इसको देख लेते हैं बेटे। तो ये था कैसिग्रेनियन टेलीस्कोप। इसके अंदर एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है बेटे, जो फॉर्मूला रहते हैं, जो फॉर्मूलाज थे वो सारे सेम ही होते हैं बेटे। जो जैसे आपने मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था, m इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई बाई डी, वही फॉर्मूला इसके लिए भी रहेगा बेटे, ठीक है। और सेकंड मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, एफ नॉट बाई एफ ई। ये दोनों फॉर्मूला, जो ये मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन वाला जब इमेज कहाँ फॉर्म होती थी, फाइनल डिस्टिंक्ट LDDV पे फॉर्म होती थी, तब ये फॉर्मूला होता था। तो रिफ्लेक्टिंग के केस में भी वही रहेगा, और इस केस में m इज इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ ई जो है वो भी यही रहेगा बेटे, ठीक है, जो एक इन्फिनिटी वाले केस में अपन ने लिया था, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब बात करते हैं एडवांटेज के ऊपर कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के ऊपर क्या क्या एडवांटेज रहती हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज की अगर मैं बात करूं बेटे, द यूज ऑफ पैराबोलॉइडल मिरर रिड्यूस द स्फेरिकल एब्रेशन। कि अगर जो मिरर होते हैं वो स्फेरिकल जो एब्रेशन होती है उनको रिमूव करते हैं। कौन से मिरर, पैराबोलॉइडल, जो अभी आप बात कर रहे थे पीछे भी कैसिग्रेन के अंदर भी कि जो मिरर लिया जाता है वो पैराबोलॉइडल मिरर लिया जाता है। इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्फेरिकल एब्रेशन क्या चीज़ होती है और लेंस के अंदर भी क्या होती है और मिरर के अंदर की अगर मैं बात करूँ तो स्फेरिकल एब्रेशन अगर मैं मिरर के अंदर बात करूँ तो ये कॉनकेव मिरर है। तो मैं इसको पहले भी समझा चुका हूँ अच्छे से स्फेरिकल एब्रेशन को कि बहुत सारी जो रेज होती हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस की अगर क्लोज चलती है तो उनको पैरेक्सिल रेज बोला जाता है।
पैरेक्सियल रेज जो होती हैं वो सारी एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही फोकस के ऊपर मिलती हैं। और अगर अपर्चर बहुत बड़ा ले लूँगा बेटे तो बहुत सारी लाइट रेज होंगी, है ना, बहुत सारी लाइट रेज होंगी। तो सभी लाइट रेज का क्या होगा बेटे, अलग अलग फोकस पे वो मिलेंगी। ये लाइट रेज आई, ये यहाँ इस फोकस पे मिल रही है ना। तो अलग अलग लाइट रेज क्या होंगी, अलग अलग फोकस बनाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को रिमूव करने, इसको बोला जाता है सफेर। अगर एक से ज़्यादा फोकस बनने शुरू हो जाते हैं तो इसको सफेरिकल एब्रेशन बोला जाता है। इस सफेरिकल एब्रेशन को रिमूव किया जाता है पैराबोलॉइडल से, कि जितनी भी लाइट रेज आती हैं इसकी शेप पैराबोल शेप बनाए, ताकि जितनी भी लाइट्स हैं सारी कन्वर्ज होके एक ही फोकस पे मिल सकें, ठीक है। और ये चीज़ आप बेटे रिमूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिरर, विद द हेल्प ऑफ मिरर। कौन सा मिरर, पैराबोलॉइडल मिरर। एक अगर मैं लेंस के अंदर भी बात करूं तो लेंस से कैसे आप सफेरिकल एब्रेशन को रिमूव कर सकते हो। तो हमेशा ही जो अजम्पशन अपन लेते थे वो अजम्पशन कैसी लेते थे कि थिन लेंस लेना चाहिए, स्मॉल अपर्चर का लेना चाहिए, ये अजम्पशन थी ना जब लेंस मेकर फॉर्मूला किया था, या और भी अपन ने डेरिवेशंस करी थी। तो ऐसे ही बेटे, क्योंकि ये जो टेलीस्कोप के अंदर लेंस लगता है बेटे, ये काफ़ी बड़ा अपर्चर का लेंस होता है और इसकी फोकल लेंथ ही बहुत ज़्यादा होती है। फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, मान लो एक तो ये छोटा सा लेंस है, इसने क्या करना था, बहुत थोड़ी सी लाइट रेज को कन्वर्ज करना था। अब जैसे ही आप इसका अपर्चर बढ़ा दोगे तो बहुत सारी लाइट रेज इसके अंदर आएंगी, है ना। इसका आपने अपर्चर बढ़ा दिया तो सभी लाइट रेज का क्या हो जाएगा बेटे, अपना अपना फोकस बन जाएगा, है ना, अपना अपना फोकस। और अलग अलग फोकस होने का मतलब ही सफेरिकल एब्रेशन होता है, ठीक है। तो अगर अपर्चर छोटा होगा, लेंस भी थिन होगा, तो उसकी वजह से सफेरिकल एब्रेशन नहीं हो पाएगा। अपर्चर टेलीस्कोप के अंदर क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से सफेरिकल एब्रेशन हो जाता है बेटे। तो इस सफेरिकल एब्रेशन को बिल्कुल ही खत्म करने के लिए अगर आप मिरर का यूज कर दो, और मिरर भी कौन सा, पैराबोलॉइडल मिरर, तो आप सफेरिकल एब्रेशन को खत्म कर सकते हो, ठीक है बेटे। पहली एडवांटेजेस तो ये थी इसकी। सेकंड में एडवांटेज के ऊपर बात करूं यहाँ पर, तो सेकंड एडवांटेज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की क्या होती है, एज द ऑब्जेक्टिव इज ए मिरर नॉट ए लेंस, इट इज फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। अब ये क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है, क्रोमेटिक एब्रेशन होता है कलर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, कलर से रिलेटेड। तो क्या होता है बेटे लेंस के अंदर, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर, लेंस के अंदर, कि अपने को पता है कि जितनी व्हाइट लाइट बनी हुई है वो विबग्योर से बनी हुई है ना, 7 कलर जो है विबग्योर, और इन सभी कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग होती है ना। जैसे वॉयलेट की सबसे कम और रेड की सबसे ज़्यादा। और रिफ्रैक्टिव वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से सभी की जो डेविएशन होती है कलर्स की, वो भी क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ से आपको रिलेशन बताया था मैंने कि जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसकी होती है बेटे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, है ना। वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव। जब याद करो, जब मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक करवाया था तो वहाँ इस पॉइंट को क्लियर किया था, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और जब अपन लेंस मेकर फॉर्मूला किया था उसके अंदर एक रिलेशन निकाला था, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस केस के अंदर फोकल लेंथ भी क्या हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और वेवलेंथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इन दोनों से एक कंक्लूजन निकल गया। कंक्लूजन क्या निकला कि वेवलेंथ जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, वेवलेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ कलर की क्या होगी, कम होगी, तो उसकी फोकल लेंथ भी कम होगी। तो अगर मैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर मैं वॉयलेट को करूंगा तो वॉयलेट की वेवलेंथ कम है ना, तो उसकी फोकल लेंथ भी कम होगी, तो वो क्या होगा, यहीं मिल जाएगा, बड़ी जल्दी डेविएट हो गया। रेड कलर की फोकल लेंथ ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जाएगा। तो अपने को लेंसेज के अंदर क्या होता है, जब आप इस ये फाइनल इमेज को देखोगे तो आपको डिफरेंट कलर्स दिखने शुरू हो जाएंगे। एक जो फाइनल इमेज बनी है उसके कई कलरफुल अपने को इमेज दिखेगी, जिसको बोला जाता है क्रोमेटिक एब्रेशन का आना, क्रोमेटिक एब्रेशन का आना, ठीक है बेटे। इसलिए आप क्या लेते थे, लेंस जो लेते थे वो थिन लेते थे और स्मॉल अपर्चर का लेते थे ताकि क्रोमेटिक एब्रेशन ना आ सके। और अगर मैं इसी की जगह अगर मैं मिरर ले लूं तो मिरर क्या करेगा बेटे, ये हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक किसमें आता है, ये आता है रिफ्रैक्शन के अंदर।
रिफ्लेक्शन के अंदर तो ऐसा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है ना। तो रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होगा बेटे, ये क्रोमेटिक एब्रेशन आएगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी वाला। ये कहाँ बनता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट आए तो, ठीक है। तो मिरर के अंदर कभी भी क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता। क्रोमेटिक एब्रेशन होता है सिर्फ लेंसेज के अंदर, और जो स्फेरिकल एब्रेशन होता है ये मिरर्स में भी आ जाता है और लेंसेज के अंदर भी आता है बेटे। थर्ड थिंग क्या है, लो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर करने के। देखो बहुत बड़ा लेंस बनाना है, ठीक है, लार्ज अपर्चर का बनाना है, तो उसके अंदर बेटे जो कॉस्ट रहती है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर मिरर बनाना है और मिरर बनाने में इतनी कॉस्ट नहीं आती बेटे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो फाइनल इमेज फॉर्म करते हैं, जो लेंसेज होते हैं बेटे, लेंसेज जैसे उसमें से लाइट पास करेगी लेंस में से, तो वो क्या करेगी, उस लाइट की कुछ इंटेंसिटी क्या होती है यहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाती है बेटे लाइट, और अब्जॉर्ब होने की वजह से जो फाइनल इमेज यहाँ पे बनेगी उसकी इंटेंसिटी है रिड्यूस हो जाती है। लेकिन मिरर के केस में क्या होता है कि जितनी लाइट आई वो सारी की सारी, मोस्टली सारी लाइट को क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, और उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है इमेज की। तो मैंने फोर्थ पॉइंट ये लिखा बेटे, द फाइनल इमेज फॉर्म्ड मोर ब्राइट देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के अंदर जो अपने को इमेज मिलेगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, रिफ्लेक्टिंग की इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लास्ट बेटे, अगर लेंस बहुत बड़ा होता है और थिक लेंस है तो उस केस में बेटे उसको सपोर्ट कर पाना, होल्ड कर पाना, ठीक है, उसको रोकना, सपोर्ट देना कि कैसे उसको रोका जाए, ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मिरर के केस में उसको मैकेनिकल सपोर्ट की भी इतनी जरूरत नहीं रहती है, तो इसको होल्ड करना भी क्या होता है, ईजी होता है। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं बेटे, इनको आप लिख लो, ठीक है। और फाइनली रे ऑप्टिक्स कंप्लीट हुई। थैंक यू सो मच।